हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं और जो अनुसूचियाँ हैं उसको रिवाइज़ करेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रिएम्बल भी देख लेंगे। तो प्रिएम्बल में इसमें सिर्फ़ हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में श्योर शॉट पूछा जाता है। सबसे पहले उद्देशिका के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो 3 शब्द कौन-कौन से हैं? तो पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथनिरपेक्ष। पहला कौन-सा है? समाजवादी है, दूसरा है पंथनिरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अखंडता, ठीक है? तो प्रिएम्बल में 3 चीज़ें 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है। अब 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसी दिन संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हो गया था। अब हम लोग भाग 1 की तरफ देखते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। इसमें अनुच्छेद 1 जो है वो संघ के राज्य और राज्य क्षेत्र की बात करता है। आर्टिकल 2 में जो है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 4 जो है वो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने से जुड़ा हुआ है। अगर कोई नया राज्य बनता है तो उसके बाद जो है पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा। भाग 2 की बात करें तो ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि भाग 2 जो है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जिसमें से अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे दी जाएगी या नागरिकता संबंधित क्या प्रावधान होंगे उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 9 जो है इसमें नागरिकता का किस प्रकार से निषेध होगा, किस तरीके से कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ सकता है उसका ज़िक्र किया गया है। और अनुच्छेद 11 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, यानी नागरिकता संबंधित कोई भी नियम या कानून होगा वो अंतिम रूप से पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके 1955 में जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था और फिर बारी-बारी से कई बार जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया जाता है। सबसे लेटेस्ट जो है 2019 वाला नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है? जिसे सीएए के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाग 3 मूल अधिकार। इसको हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। अच्छा, मूल अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो इसे हम लोगों ने यूएसए से लिया है, अमेरिका से, ठीक है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, ठीक है? 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, तो विधि के समक्ष समता दिया गया है और विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। फिर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ बताई गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्धि और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा पाने का अधिकार है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 में बात किया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिषेध पर और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। 25 में क्या कहा गया है? तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की दी गई है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की दी गई है। अनुच्छेद 27 में टैक्स कलेक्ट करने या टैक्स से छूट की बात की गई है। धार्मिक कामों में टैक्स से छूट की बात करी गई है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार थे, तो इसमें से 31 जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। 29 और 30, तो 29 में क्या किया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। तो इसके संबंध में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसमें जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, इसमें क्या होगा कि अगर हमारे संवैधानिक अधिकार या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसे हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है, ठीक है? इसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है? 37 में इस बात बताया गया है कि डीपीएसपी के लिए हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है? ये स्वतः लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 38 जो है ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी राज्य, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 39 इसमें 6 इसके अलग-अलग क्लाउज हैं, 6 अलग-अलग और इसमें भाग हैं। तो 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, ठीक है? मैंने जो आपको बताया कि 6 इसमें अलग-अलग दिए गए हैं, जिसमें से समान काम के लिए समान वेतन है, ठीक है? इस तरीके से 6 हैं। न्याय पाने का अधिकार वगैरह इसी में है। अनुच्छेद 39 ए की बात करें, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इसमें दिया गया है,
ठीक है। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संकट और मनोवांछित दशाओं की प्रथा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध की बात की गई, यानी मैटरनिटी रिलीफ की बात अनुच्छेद 42 में किया गया है। 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद 43 का ए में कहा गया है कि इंडस्ट्री जो होगा उद्योग उसके प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना होगा। ठीक है। मैनेजमेंट में जो इंडस्ट्रीज के जो वर्कर होंगे उनको भाग लेना है। 43 बी में जो है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का बात किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अनुबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का बात किया गया है। 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। इसके अलावा भाग 4 ए की बात करें तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है। और इसके तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है। इसके तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटी शामिल किए गए हैं। फिर भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 में संघ यानी यूनियन की बात की गई है। ठीक है। तो इसके तहत हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वगैरह पढ़ते हैं। तो यूनियन, अगर हम लोग संघ की बात करेंगे, संघ की कार्यपालिका की, तो इसमें आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। 5 जो है संघ कार्यपालिका में 5 लोग आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैग, सीएजी कैग। ठीक है। चलिए अब हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उसको याद करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आप ये एक ट्रिक है, ठीक है, काफी पॉपुलर भी है, तो इसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, तो इसमें राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, उसके बारे में बताया गया है। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के कोटा यानी रीति के बारे में बताया गया है। 56 में बताया गया है कि इसका कार्यकाल कितने साल का होगा, यानी 5 साल का होगा। 57 में बताया गया है कि वह मतलब कितनी बार जो है फिर से चुनाव लड़ सकता है ना, पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति जो दोबारा और कई बार भी चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति की पद के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या हैं, दशाएं क्या हैं। अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके चीफ जस्टिस दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। चलिए अब अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। तो 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। 64 में उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है। उसके बाद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद जो है जब राष्ट्रपति जो अपने पद पर नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 की बात करेंगे तो ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 67 जो है वो उपराष्ट्रपति की पदावधि से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति कितने दिनों तक पद पर रहेगा, ये 5 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 72 की बात करें तो ये राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 74 की बात करेंगे तो 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ठीक। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे तो ये मंत्री और प्रधानमंत्री की शक्तियां या उसके बारे में बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो ये भारत के महान न्यायवादी से जुड़ा हुआ है, अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 79 की बात करेंगे तो उसमें संसद की चर्चा की गई है। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। वहीं अनुच्छेद 82 की बात करें तो ये परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा करता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। ध्यान रहे कि हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इतने आर्टिकल्स भी देख लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आप एलिमिनेशन मेथड लगा के जो है उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग 89 देखते हैं। तो 89 जो है वो राज्यसभा के सभापति से जुड़ा हुआ है और 93 जो है, ठीक है, वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। तो 89 किससे जुड़ा हुआ है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से। और याद रखिएगा कि राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा या उसका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 जो है वो गणपूर्ति से जुड़ा हुआ। गणपूर्ति कितना है, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है। 1/10 जो है वो हमारे संसद की गणपूर्ति है। अब अनुच्छेद 108 पे चलते हैं। 108 जो है वो संयुक्त बैठक से जुड़ा हुआ है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अनुच्छेद 109 पे चलेंगे तो ये धन विधेयक से संबंधित कुछ विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। ठीक है। और अनुच्छेद जो है वो बताता है कि राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकती हैं या फिर और उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण से जुड़ा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट से जुड़ा हुआ है। फिर
117 जो है वो वित्त विधेयक से जुड़ा हुआ है, तो वित्त विधेयक याद रखिएगा। मनी बिल 110 में है और फाइनेंस बिल जो है 117 में है। आगे चलते हैं 123, अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जुड़ा हुआ। अध्यादेश कितने महीने तक जारी रहता है? तो 6 मंथ तक, ठीक है? कम से कम 6 महीने ज़रूर रहता है। चलिए अब हम लोग संघ की कार्यपालिका देखते हैं। तो संघ की न्यायपालिका, तो न्यायपालिका में इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट आएगा, ठीक है? तो 124 आर्टिकल में जो है आपको उच्चतम न्यायालय का वर्णन है, ठीक है? इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 125 में न्यायाधीश के वेतन से जुड़ा हुआ है, 125 है ना? 125 क्या है? न्यायाधीश का वेतन से जुड़ा हुआ है। 126 बात करता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में, उसकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। 127 जो है तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जजेस की नियुक्ति के बारे में कह रहा है। और 128 जो है वो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है? तो रिटायर्ड जज जो होंगे उनसे जुड़ा हुआ है। 129 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है? 137 क्या कहता है? तो 137 जो है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है, फिर से देख सकता है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। परामर्श का पावर 143 में है, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं 148 बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये कैग से जुड़ा हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। आगे चलते हैं हम लोग राज्यपाल देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 153 वो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। 154 राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, उससे जुड़ा हुआ है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। 156 राज्यपाल की पद अवधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से जुड़ा हुआ है। 163 जो है वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इसका वर्णन किया गया है। और 164 में मंत्री तथा मुख्यमंत्री का उपबंध यानी उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। 165 में राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ा हुआ है, ठीक है? राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं 168 वो राज्य के विधानमंडल से जुड़ा हुआ है, ठीक है? 169 में बताया गया है कि किस तरीके से विधान परिषद का निर्माण हो सकता है, विधान परिषद। आप बताइए वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ठीक है, 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब है संविधान का भाग 9, ये पंचायत से जुड़ा हुआ है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था 1992 में, और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है, ठीक है? 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 243 जोड़ी गई थी, इसके तहत जो है परिभाषा दी गई है। उसके बाद 43A से लेकर 43O तक जो है आपको पंचायत संबंधित उपबंध किए गए। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन-कौन सा है? तो ABCD ये 4 तो इंपॉर्टेंट है ही। तो 43 में क्या है? परिभाषा है। 43A में ग्राम सभा है। 43B में पंचायतों का गठन है। 243C में पंचायतों की संरचना है और 243D में पंचायतों में आरक्षण है, ठीक है? अब 245E देखिए, ई मतलब इसमें क्या है? तो अवधि दिया गया है कि पंचायत जो है कितनी अवधि के लिए कार्य करेगा, यानी 5 वर्ष, ठीक है? फिर जी में क्या है? तो जी में पंचायत जो है उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। फिर आई की बात करेंगे 243 आई में, तो इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। और 243 के की बात करेंगे तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अब हम लोग भाग 9A देखते हैं, ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है? और इसके द्वारा जो है भाग जो है 9A तो जोड़ा ही गया, इसके अलावा शेड्यूल 12 जोड़ा गया, ठीक है? और अनुच्छेद की बात करें तो 243P से लेकर 243ZG तक जो उपबंध किए गए हैं। फिर अनुच्छेद इसके बाद भाग 9B की बात करेंगे तो ये सहकारी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और इसे जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है? आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझिए कि ये भाग 11 है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया गया है, और उसमें से भी केंद्र राज्य संबंध में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो 249, 250, 251, 52, 53 5 आर्टिकल बहुत जरूरी हैं। अब ये 5 आर्टिकल्स क्या हैं? तो ये 5 आर्टिकल्स प्रावधान करते हैं कि राज्य सूची पर संसद जो है वो किस तरीके से कानून बना सकता है। तो कब-कब जो है संसद वो राज्य सूची पर कानून बना सकता है, ठीक? देखिए 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। 250 कहता है आपात स्थिति में राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। 252 क्या कहता है? 252 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति बनाएं तो राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। और फिर 253 कहता है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार है और उसको प्रभावी बना हो तो इसके लिए भी राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है। 49, 50, 52, 53 याद रखिएगा। 49 में क्या है? राष्ट्रीय हित के लिए। 50 में है आपात स्थिति में। 52 में है 2 या 2 से अधिक राज्य जब सहमति से बोले तब। और 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए। तो ये 4 स्थिति ऐसे हैं जब राज्य सूची पर संसद कानून बना सकता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, 262 देखते हैं। 262 में नदी विवाद संबंधित चीजों का निर्णय कैसे हो उसके बारे में बताया गया है। 263 में अंतर राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है? फिर यहाँ पे 266, 267 देख लीजिए। 266 में संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है। संचित निधि पार्लियामेंट इस पे निर्णय लेती है और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति इस पे निर्णय लेते हैं।
अब हम लोग देखते हैं 269A जीएसटी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जुड़ा गया है। 269A जीएसटी। 280 क्या है? वित्त आयोग। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 300 का ए, इसमें संपत्ति का अधिकार जो है उसको फंडामेंटल राइट से निकाल कर यहाँ 300A में शामिल कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो 300A में डाल दिया गया है। आगे चलते हैं। भाग 14 जो है वो यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, सर्विस लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाग 14 और 315 नंबर अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाग 15 को देखते हैं। भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। 324 जो है वो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए उसमें भी पूछा गया था। 330 में कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगे। ठीक, उसके बाद 332 में कहा गया है कि विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व रहेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि 331 और 333 को निरस्त कर दिया गया है। 331 में क्या था? तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति होती थी वो, तो इसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया है। वहीं 333 में राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति होती थी, उसको भी निरस्त किया गया। आप 330 और 332 याद रखिएगा। 330 में कहा गया है लोकसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण, और 332 में कहा गया है विधानसभा में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 338 देखिए। 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक, अनुच्छेद 338A में क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338B में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो 338A और 38B याद रखिएगा। 338 क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग। 338A में क्या है? 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग है, और 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 341 और 42 से जुड़ा हुआ है। 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन है, और 342 में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, भाषा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा किसमें है? तो भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, और उसमें से भी अनुच्छेद 350A याद रखिएगा। तो 350A क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। 351 में क्या है? तो 351 में हिंदी को जो है केंद्र सरकार प्रोत्साहन देगा, उसके विकास के लिए काम करेगा, उसका वर्णन है। अब देखिए, भाग 20 में क्या है? भाग 18 में, भाग 18 में जो है आपातकालीन उपबंध है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। अब 358 और 359 देख लीजिए। 358 क्या होता है? आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 19 निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये 358 में कहा गया है। और 359 में क्या कहा गया है? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निरस्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान का भाग 20, ये संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 368 दिया गया है। 368 आर्टिकल, इसमें संविधान में किस तरह के संशोधन हो सकता है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, वो सब डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है, एक बार मैं लास्ट में यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? आर्टिकल्स तो आर्टिकल 395 है, इसके साथ बहुत सारे क्लाउज जुड़ते गए, तो वर्तमान में आर्टिकल्स की संख्या 370 से ज्यादा हो गई है। ठीक, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 368 के अनुसार भाग 20 में दिया गया है, और वर्तमान में 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, संविधान के भाग की बात करेंगे तो शुरू में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, अब यही 22 भाग में ना कुछ भाग और जोड़े गए, जिसके बाद ये 25 हो गया है। कौन कौन सा जोड़ा गया है? ठीक है, ये देखिए, पहला जोड़ा गया है 9 का ए, 9 का बी, और इसके अलावा 14 का ए, ये तीनों को बाद में जोड़ा गया है। अब हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं। ठीक है, अनुसूची पहले 8 थे, अब वर्तमान में 12 हो गया है। 8 में कौन कौन सा था वो देखते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? तो शेड्यूल 1 में राज्यों के नाम दिए गए होंगे। ठीक है, शेड्यूल 2 में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। शेड्यूल 3 में शपथ के बारे में बताया गया, और शेड्यूल 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया, किस राज्य को कितनी सीट मिलेंगी। 5वां जो शेड्यूल है वो आपको शेड्यूल क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। 6ठा जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के शेड्यूल क्षेत्रों के प्रशासन जुड़ा हुआ है। 7वां शेड्यूल जो है वो अनुसूची से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुल 3 सूचियां हैं। ठीक है, राज्य सूची मतलब क्रम सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और 8वें में भाषा दिया गया है, भाषा। ठीक है, उसके बाद 9, 10, 11 और 12 ये तीनों बाद में जोड़े गए हैं। 9 किससे जुड़ा हुआ है? तो 9 जो है वो आपको भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, भूमि सुधार। और इसको शामिल कब किया गया? तो इसको शामिल किया गया 1951 में। 10वां जो है वो दल बदल से जुड़ा हुआ है, दल बदल, और इसको शामिल कब किया गया? 1985 में, 1985 में। ठीक है, 10वें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में 10th शेड्यूल जो कि दल बदल से जुड़ा हुआ है उसको जोड़ा गया। 11वां जो है इसे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992 में, है ना, और इसके लिए अनुच्छेद 243 जोड़ा गया है। और 12वां जो है इसे 94वें संविधान संशोधन
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जितने भी आर्टिकल थे, जितने शेड्यूल थे, जितने भी पार्ट थे, उन सबको रिवाइज कर लिए। इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और इससे निश्चित से निश्चित आपको प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।